बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में बड़े इंटरेस्टिंग बातचीत होने वाली है। बच्चों मैं हूं सिद्धार्थ हरितश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति। बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था लोटनी गति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में आप लोग पढ़ चुके हो कि क्या होगा आपके धरातल से जुड़े हुए कण का त्वरण, साथ ही साथ हमने उसके वेग के बारे में भी जाना था। वेग के बारे में, वेग तो जितने भी बिंदु आपके दृढ़ पिंड पर उपस्थित हैं उन सभी के हमने वेग देखे थे। अब यार अपने को ये जानना है कि अगर कोई बॉडी जो है आपकी लोटनी गति में है, या कंबाइंड मोशन भी बोलते हैं। कंबाइंड मोशन यानी कि संयोजित आपका गति, किस चीज का संयोजन हो रहा है यहाँ पर होता है रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, साथ ही साथ स्थानांतरण गति, ट्रांसलेटरी मोशन। तो यहाँ पर इन दोनों का आपके संयोग से ये मिल के बना है मोशन, इसलिए इसे लोटनी गति को ये भी कहा जाता है कंबाइंड ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन। तो अब हम देखना चाहते हैं कि फ्रिक्शन कब आता है, और ये सवाल जो है जेई मेंस, जेई एडवांस और आप अगर ओलंपियाड की भी तैयारी कर रहे हो ना तो उसके लिए भी जरूरी है। तो बच्चों ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है ना, जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे होते हैं तो बहुत से लोग गलत कर बैठते हैं। अगर आपको बेसिक आपको डेफिनेशन पता है, अगर आप जानते हो ना बेसिक डेफिनेशन, तो मैं बता रहा हूं कि आप कभी गलती नहीं करोगे। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन वह बल है, घर्षण तो एक प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करूं घर्षण बल क्या है, तो घर्षण वह बल है जब दो सतह आपेक्षिक फिसलन कर रही होती है तो आता है, या उसकी प्रवृत्ति रखती है। जब आपेक्षिक फिसलन कर रही होती है तो कौन सा आपका आता है घर्षण? तब आता है आपका गतिज घर्षण, जिसे काइनेटिक फ्रिक्शन इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों। लेकिन बच्चों जब आपकी यहां पर गति करने की आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति है तब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, जिसे स्थैतिक घर्षण भी कहते हैं। तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, कब आएगा, इसकी बात करते हैं। वो भी बात करेंगे हम शुद्ध लोटनी गति में। साथ ही साथ शुद्ध लोटनी गति में कुछ और चीजें भी जानेंगे। मैंने बच्चों आपको बताया था कि जब शुद्ध लोटनी गति है, अब शुद्ध लोटनी गति जब हो रही है बेटा, तो ऐसी परिस्थिति में जो है ये आपके धरातल के पिंड, या मैं कहूं पिंड पर स्थित जो धरातल पर होगा कण, एकदम सरफेस से सटा हुआ, इसकी अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं जब केवल लोटनी गति है, तो मैं लिखूंगा जो सरफेस से जुड़ा हुआ है vc माइनस आर ओमेगा। आर इसकी रेडियस है और ओमेगा तो कोणीय वेग है ना? आसान है। अब बेटा एक मुझे बात बताओ कि भाई आपेक्षिक मान लेता हूं कि ये जो सरफेस है, पहले तो ये मान लेता हूं जो ये सरफेस है यानी कि सतह है, इसका वेग शून्य है। ठीक, सिंपल। अब अगर इस P पॉइंट का जो इस सरफेस से कनेक्टेड है, चिपका हुआ है इस समय इस क्षण पर, अब ये घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है VC से, तो बेटा इस P पॉइंट की अगर वेलोसिटी 0 है मान लेते हैं, तो हम कहते हैं भाई ये शुद्ध लोटनी गति में है, VC इक्वल टू आर ओमेगा है। कोई बाह्य बल नहीं है, कोई बाह्य बल नहीं है, केवल इसी तरीके से रोल करता हुआ जा रहा है। और अगर रोल करता हुआ जा रहा है तो यहां पर जो है आपका ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, कोई बाह्य बल नहीं है, तो आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति भी नहीं है, तो यहां पर फ्रिक्शन 0 होगा, यहां पर घर्षण नहीं होगा। तो क्या मैं ये कह दूं कि जब कभी भी वस्तु आपकी शुद्ध लोटनी गति में है यानी कि प्योर रोलिंग मोशन में है, तो क्या हमेशा घर्षण 0 होगा? क्या कहना चाहेंगे? और अगर घर्षण 0 होगा तो कौन सा घर्षण 0 होगा हमेशा, और कौन सा घर्षण आ भी सकता है? ये दो बातें। तो सवाल है, आप सवाल को ध्यान से समझिएगा कि जब कोई आपकी वस्तु शुद्ध लोटनी गति में है यानी कि प्योर रोलिंग मोशन में है, तो क्या घर्षण बल 0 होगा? क्या घर्षण बल 0 होगा? और अगर घर्षण बल 0 होगा तो कौन सा घर्षण बल 0 होगा, कौन सा नहीं होगा? देखिए घर्षण भी आपके दो तरीके हैं। पहला आपका गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ये 0 होगा।
या शुद्ध आपका जो स्थैतिक घर्षण है, ये स्थैतिक घर्षण है, यानी कि जिसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, आपको याद होगा यार, बता दो जल्दी से मुझे, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या ये जीरो होगा? कौन सा जीरो होगा? तो पहली बात तो देखो, जब आपकी वस्तु शुद्ध लोटनी गति में है तो पहली कंडीशन क्या है कि इसकी सरफेस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये जो एकदम धरातल से जुड़ा हुआ चिपका हुआ जो है, उसकी तो जीरो होती है, ये शुद्ध लोटनी गति की कंडीशन है। तो यहाँ पे आपेक्षिक फिसलन हो नहीं रहा है, रिलेटिव स्लाइडिंग हो नहीं रही है, रिलेटिव स्लाइडिंग हो नहीं रही है, तो कौन सा घर्षण नहीं आएगा? गतिक घर्षण। गतिक घर्षण जीरो। भाई अगर किसी, आप याद रखिएगा, जब आपेक्षिक फिसलन नहीं होता है, जब आपेक्षिक फिसलन नहीं होता है तो गतिक घर्षण नहीं आएगा, तो कौन सा आ सकता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या घर्षण बल शून्य होगा? घर्षण बल शून्य हो या ना हो, हमेशा हम नहीं कह सकते, ठीक, ये बात गलत हो गई। क्या गतिक घर्षण जीरो होगा? हाँ, जब शुद्ध लोटनी गति है, यानी कि प्योर रोलिंग मोशन है, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम जरूर कहेंगे बच्चों कि ऐसी परिस्थिति में आपका जो गतिक घर्षण है वो शून्य होगा, क्योंकि सरफेस, सतह के सापेक्ष आपेक्षिक वेग शून्य है, तो इसलिए गतिक घर्षण जीरो होगा। क्या स्थैतिक घर्षण शून्य होगा? कह नहीं सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये एक क्वेश्चन है जो जेईई मेंस लेवल का है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, स्कूल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ हमारे कंसेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसको आप देखिए और अपने नोट्स में अपनी लैंग्वेज में लिखना बच्चों। देखो जब हम कभी अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं चीजें बेटा, तो वो चीज हमें याद हो जाती है। मैं भी आपकी तरह यूपी बोर्ड का ही एक स्टूडेंट था, मैं भी आपकी तरह ही, आपके पास आज ये यूट्यूब की शक्ति है, मीडिया की ताकत है, आपके पास इतने हजारों आज की डेट में यूट्यूब चैनल है, मेरे पास नहीं थे। और मैंने जो चीजें सीखी खुद के प्रयासों से सीखी, अपनी मेहनत से सीखी, लगन से सीखी। तो ये एक हिंदी माध्यम के छात्र की खासियत होती है कि उसमें जिद होती है कुछ करने की। अगर आप में जिद नहीं है ना कुछ करने की, तो फिर कहाँ वो जवानी का जोश है। अगर जवान हो तो जोश में रहो और जिद में रहो, जिद कुछ अच्छा हासिल करने की, वो भी अच्छे रास्तों से, है ना। तो इस बात को आप नोट करिए, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं कि अगर वस्तु पर बल लगा रहे हैं, या फिर कब स्थैतिक घर्षण आपका शून्य होता है, कब नहीं होगा, इस बात को डिस्कस करेंगे। आप इसे नोट करिए बच्चों। अब देखेंगे शुद्ध आपकी लोटनी गति है तो घर्षण आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा तो क्या दिशा होगी। तो शुद्ध लोटनी गति का मतलब क्या है, इस बात को मैं एक बार फिर से बता देता हूं बच्चों। देखो जैसे कि एक ही गोला है, कोई भी गोलीय पिंड हो सकता है, आपका ठोस गोला हो सकता है, खोखला गोला हो सकता है, आपका सिलेंडर हो सकता है, कोई भी गोलीय पिंड है। अब ये गोलीय पिंड आपका जो है, ये बेटा घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ठीक। तो अब लेकिन यहां पर एक बात विशेषता याद रखिएगा कि यहां पर कोई क्षैतिज दिशा में आपका बाह्य बल नहीं लगाया गया है। साथ ही साथ इस समय, इस परिस्थिति में, जिस समय मैं बात कर रहा हूं, क्या कर रहा है ये? शुद्ध लौटनी गति। क्या कर रहा है बच्चे? ये शुद्ध लौटनी गति कर रहा है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं VC इज इक्वल टू आर ओमेगा? हाँ जी हाँ, VC इज इक्वल टू आर ओमेगा। शुद्ध लौटनी गति है, कोई बाह्य बल नहीं है, तो क्या VC को कांस्टेंट रहना चाहिए? भाई बाह्य बल आएगा तभी तो आपका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होगी, अदरवाइज तो वो, ठीक भाई। अगर VC कांस्टेंट रहा तो क्या ओमेगा भी कांस्टेंट रहना चाहिए? VC कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है? कोई भी बाह्य बल नहीं है, तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। यानी कि ये भी नियत रहेगी बेटा, भाई ये भी नियत, ये भी नियत, ये दोनों कांस्टेंट, तो क्या AC भी जीरो हो जाएगा? कोई बाह्य बल हमने नहीं लगाया क्षैतिज दिशा में। और इस परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में बात कर रहा हूं जिस समय ये शुद्ध लौटनी गति कर रहा था, तो AC भी जीरो रहेगा। अगर बेटे AC भी जीरो रहा तो अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी, भाई DVC बाई डी टी क्या है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, जो कि जीरो है।
डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो गया, वो भी जीरो हो गया। तो बेटा अल्फा भी जीरो हो गया। अब देखो हमें देखना है क्या फ्रिक्शन आएगा या नहीं आएगा, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या फ्रिक्शन आएगा नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो नीचे एकदम सतह पे लगा हुआ बिंदु है, इसके अंदर वेग है क्या, इसके अंदर सापेक्षिक वेग है, मतलब सतह के आप सापेक्ष आपेक्षिक वेग है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि vc इज इक्वल टू आर ओमेगा की कंडीशन है, सतह आपकी स्थिर है तो सरफेस की वेलोसिटी जीरो है, vc इज इक्वल टू, तो p पॉइंट की वेलोसिटी का सूत्र मैंने तो ये पढ़ाया है आपको कि ये हो जाता है vc माइनस आर ओमेगा, ये वाले पॉइंट की। ठीक है, और आपसे अगर मैं कहूं भाई ये बराबर इसके दिए रखा है तो वीपी सरफेस के रेस्पेक्ट में भी जीरो हो गई, भाई आपेक्षिक फिसलन नहीं हो रही तो गतिक घर्षण भी नहीं। और अगर मैं इसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करूं एटी, तो बेटा एटी बराबर क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसे वेक्टर फॉर्म में मैंने कुछ आपको ऐसे पढ़ाया था, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अल्फा क्रॉस आर। और बेटा अगर आप देखो तो अगर ये इस तरीके से कर रहा होता तो देखिए AC जो है वो भी आपका जीरो है, अल्फा क्या है, जीरो है, तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो आना है, हाँ जी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो आएगा। और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है तो क्या आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति होगी, बिल्कुल नहीं होगी बच्चे। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है तो आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो अगर शुद्ध लौटनी गति कर रहा है, ये vc कांस्टेंट है, कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया है, शुद्ध लौटनी गति कर रहा है, vc भी कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट रहा, अल्फा भी कांस्टेंट, अल्फा जीरो हो गया, ac जीरो हो गया और at जीरो हो गया, at जीरो हो गया तो आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति भी जीरो हो गई। तो घर्षण आना ही नहीं है, ना गतिक घर्षण ना स्थैतिक घर्षण। ठीक है, एकदम बात सही। अब मैं कह रहा कि कोई बाह्य बल लगा दिया गया तो क्या परिस्थितियां होंगी, कब घर्षण बल आएगा कि ताकि शुद्ध लौटनी गति होती रहे। अगर कोई बाह्य बल लगा दिया जाए तो शुद्ध लौटनी गति होती रहे, तब कब घर्षण आएगा, कब नहीं आएगा, कब आगे की तरफ आएगा, कब पीछे की तरफ आएगा। और शुद्ध लौटनी गति हो रही है इसका मतलब गतिक घर्षण तो नहीं आएगा, स्थैतिक घर्षण आएगा। तो इसको देखेंगे हम आगे, अभी इतना नोट करिए, आगे की बातचीत देखते हैं। तो बच्चों यही है ना अपना, इसी को देखना है ना हमें। तो बेटा मैं बात कर रहा हूं भाई आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति अगर मुझे पता है तो मैं निकाल सकता हूं कि घर्षण की दिशा क्या होगी। मान लेते हैं कि अगर आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति इधर की तरफ आई, यानी कि त्वरण जो है इधर की तरफ है, तो इस परिस्थिति में घर्षण इधर की तरफ आएगा। ठीक हो क्या रहा है, थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। ये आपका एक कोई भी गोलीय पिंड है, जैसे कि आपका सर्किल हो सकता है, यानी कि हम रिंग की बात कर सकते हैं जिसे हिंदी में वलय कहते हैं बच्चों, या फिर हम बात कर सकते हैं डिस्क, चकती की बात हो सकती है, गोले की बात हो सकती है, ठोस गोला, या फिर आपका खोखला गोला होलोस्फीयर की बात हो सकती है, या फिर बेटा आपका ये सिलेंडर हो सकता है, बेलन, कोई भी इस तरीके का आपका ये पिंड है। तो अभी ये रेस्ट पे विरामावस्था में रखा है, आप यहां पर बल लगा रहे हो, आप चाहते हो कि बल ऐसा लगा रहे हो, तो आपने बल लगाने पर आप जानना चाहते हो कि दिशा क्या होगी घर्षण की। अभी ये ठहरा हुआ था, आपने बल लगाना चालू किया, अब आप जानना चाहते हैं कि क्या दिशा होगी बच्चों इसके ऊपर लग रहे घर्षण की, और कब शून्य हो पाएगा, इस दो बातों को जानना चाहते हैं। ठीक, तो इस बल के प्रभाव देखेंगे, उसकी वजह से अगर आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति आ रही है तो उसका विरोध करने के लिए घर्षण आएगा। तो हमें प्रभाव में इस बल के दो प्रभाव होंगे, एक तो स्थानांतरणीय गति प्रदान करेगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा, और दूसरा रोटेशनल मोशन देगा, तो आपका उसकी वजह से भी इस कण पर एक त्वरण आएगा। तो मैं अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट का एपी एक्सेलरेशन लिखूं, और मुझे मतलब है बच्चों यहां पर केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से, नॉर्मल एक्सेलरेशन की वजह से तो आपेक्षिक फिसलन, भाई नॉर्मल एक्सेलरेशन की दिशा ये होगी जो कि ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से तो आपेक्षिक फिसलन नहीं आने का है ना। तो यहां पर हमें यही देखना है। तो ए टेंजेंशियल की बात करूं तो ये होता है ए सी प्लस एल्फा क्रॉस आर, है ना, एल्फा क्रॉस आर वेक्टर फॉर्मेट में लिख दिया,
ये आपका अल्फा से ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखें कि हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन अगर ना आए, अगर आपका ए पी टी ग्रेटर देन जीरो आता है, मैं मान लेता हूं कि भाई एसी की दिशा ये है और अल्फा आर की दिशा ये है, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। भाई घूम ऐसे रहा है, तो अगर आप घूर्णन गति बढ़ाओगे तो इसकी दिशा में ही तो त्वरण पाओगे, और बल इधर की तरफ लग रहा है बाह्य बल, तो उसकी वजह से स्थानांतरणीय गति के लिए त्वरण तो इधर की होगा। अब अगर आपका एपीटी यानी कि इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो आया, तो आपके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मैं यहां पे बना देता हूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बेटा ये हो जाएगी, ठीक है। और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो गई, तो आपेक्षिक फिसलने की जो प्रवृत्ति है वो इस दिशा में आएगी। अगर वो इस दिशा में आई तो घर्षण इसके पीछे ही आना है, और घर्षण इसको जो है आपको रोकने का प्रयास करेगा, तो हमें घर्षण की दिशा पता चल जाएगी। अब ये कब आएगा इसको देखना है। सेकंड केस क्या पॉसिबल है कि आपका जो पी पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जीरो आ गया, यानी कि आपका त्वरण इसका है ही नहीं। और जब बच्चों त्वरण नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति से हमें यह समझ में आता है कि आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति भी नहीं है, और ना ही पहले ये फिसल रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में घर्षण नहीं आएगा, तो आपका फ्रिक्शन इस कंडीशन में जीरो होगा। पर ये कंडीशन कब मिलेगी ये भी देखना है, एक्स की किस वैल्यू के लिए कंडीशन मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर आपका एपीटी निगेटिव आ जाए, यानी कि त्वरण जो है पी पॉइंट का इधर की तरफ हो जाए, और अगर ये हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है फ्रिक्शन की डायरेक्शन आगे की तरफ हो जाएगी। और कौन सा फ्रिक्शन होगा ये? देखो ये प्रवृत्ति है, गति नहीं हो रही इधर की तरफ, प्रवृत्ति इधर की तरफ आ रही है पर गति नहीं हो रही। तो बात ये स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की है बच्चों। तो इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। चलो आगे की बात करते हैं कि ये परिस्थिति कब मिलेगी। तो अगर आपका मैं कहूं एपीटी को सीधे लिख लूं तो AC माइनस अल्फा आर है। अगर आपका AC सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अल्फा आर से ज्यादा हुआ, तो आपका ये परिस्थिति आएगी। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखने के लिए वस्तु पर लग रहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि क्षैतिज दिशा में हम देख रहे हैं, तो क्षैतिज दिशा में केवल F बल लग रहा है। तो इस F बल बटे वस्तु का कुल द्रव्यमान अल्फा, टाउ बराबर आई अल्फा पड़ा है, तो टाउ पाई आई इज इक्वल टू अल्फा हो जाना है। आई को हम लोग घूर्णन त्रिज्या के रूप में एम के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जहां पर आपकी के घूर्णन त्रिज्या रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाती है। तो यहां पर अगर हम लिखें तो अल्फा लिखा जा सकता है टाउ बाई एम के स्क्वायर। ये किसके सापेक्ष? भाई जड़त्व तो आघूर्ण किसी अक्ष के परिता लिखा जाता है, वह अक्ष जो द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है। तो यहां पर हमें ये मिल गया, अल्फा मिल चुका है, AC मिल चुका। टाउ क्या होगा? टाउ हम फिर से जिस अक्ष के परितः लिखते हैं जड़त्व आघूर्ण, उसी अक्ष के परितः ही हम देखेंगे टॉर्क। तो टॉर्क अगर इस F बल का देखूं तो वो होगा x क्रॉस F यानी कि x इंटू एफ। तो आपका ये हो जाना है x इंटू एफ बाई एम के स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास AC की वैल्यू कितनी आई है? F बाई एम। अल्फा आर की वैल्यू कितनी आई है? x आर एफ बाई एम के स्क्वायर। केस 1 APT ग्रेटर देन जीरो यानी कि AC केस 1 की बात कर रहे हैं यहां पर, तो F बाई एम ज्यादा है एक्स आर एफ बाई एम के स्क्वायर से। F से F गया, M से M गया, के स्क्वायर ज्यादा है x इंटू आर से। या हम यहां से कह सकते हैं x जो है आपका वो छोटा हो के स्क्वायर बाई आर से,
ऐसी परिस्थिति में आपका जो घर्षण है वो पीछे की तरफ आएगा। ठीक, आसान बातचीत है, नोट करिए जरा इसे। तो बच्चों जब आपका के स्क्वायर एक्स इंटू आर से ज्यादा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ कार्यरत होगा। फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं मैं ये मान सकता हूं कि सतह इतनी आपकी खुरदरी है कि इसमें जो हो रही है शुद्ध लोटनी गति हो रही है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और इसकी दिशा जो होगी पीछे की तरफ होगी। केस सेकंड की भी बात कर लेते हैं। तो केस सेकंड जब आपका इस बिंदु का त्वरण, ये त्वरण शून्य है, तो जब इस बिंदु का त्वरण बच्चों शून्य आता है तो ए पी टेंजेंशियल 0 लिखेंगे। और अगर ये 0 है तो हम यहां पर देखेंगे कि ये एफ बाई एम, या हम लिख सकते हैं भाई यहां से ए सी बराबर अल्फा इंटू आर के। ए सी का मान जो है एफ बाई एम है, अल्फा का मान हमने अभी लिखा था, अल्फा आर का मान एक्स आर एफ बाई एम के स्क्वायर। के है रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसे हिंदी में घूर्णन त्रिज्या भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो नोट करते रहिएगा, सीखते रहिएगा, बढ़ना है, रुकना नहीं है। अब एफ ने एफ को मारा, एम ने एम को मारा, या लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर एक्स आर है। स्थैतिक घर्षण भी नहीं आएगा, गतिक घर्षण भी नहीं आएगा, तो आपका फ्रिक्शन नहीं आएगा, फ्रिक्शन 0 होगा। अब बात करते हैं बच्चों कि आपका जो है वो केस 3 ए पी टेंजेंशियल जो है लेस देन 0 है। तो हमें पता है कि अगर ऐसा है तो फ्रिक्शन आपका आता है आगे की तरफ। तो ये कब होना है? ये तब होना है जब एफ बाई एम जो है वो छोटा है आपके किससे? ये देखिए कहाँ गया भाई अपना अल्फा आर, ये रहा एक्स आर एफ बाई एम के स्क्वायर से, या हम लिख सकते हैं के स्क्वायर एक्स बाई आर से छोटा है, घर्षण फ्रिक्शन आगे की तरफ आना है। तो ये 3 केसेस हैं। अगर आपको ये याद रहा, अब आपसे कोई पूछ ले बताओ ये बेटा अगर आपका सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर पे किस जगह में फोर्स लगाऊं कि उसमें फ्रिक्शन 0 आए? तो आप कह सकते हो अच्छा सॉलिड सिलेंडर के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू होती है आर स्क्वायर बाई 2। मैं रेडियस ऑफ गायरेशन के वर्ग की बात कर रहा हूं, तो आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा तो एक्स बराबर आर बाई 2 पे लगा दो, एक्स बराबर आर बाई 2 पे लगा दो, आ जाएगा। एक्स कहां से? केंद्र से दूरी ले रहे हैं, याद रखिएगा। तो अगर आपको इस तरीके के सवाल मिल जाए तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? ठीक, तो इस तरीके के सवाल को किस तरीके से हल करना है आपको पता है। एक आध सवाल भी देखेंगे, इसे नोट कर लो। एक सवाल देख लेते हैं। तो बच्चों अब आप देखिए कि एक सवाल है कि एक डिस्क है, डिस्क बोले तो चकती, इस चकती को चलाना है। इस चकती पे पूछा है कि कितनी दूरी पर एफ बल लगाया जाए कि जिस पे सतह पे घर्षण ना आए, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आए। तो ऐसी कंडीशन है। स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों आपका तब नहीं आता जब के स्क्वायर बराबर होता है आर एक्स के। आर यहां पर त्रिज्या है। अब बात करूं तो के की, तो के का सूत्र तो पता ही है, स्क्वायर रूट ऑफ आई बाई एम होता है। जिन बच्चों को नहीं याद आ रहा हो बता दिया। अब बेटा के, अब आपका चकती का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़ता घूर्ण होता है वो ये होता है, एम ने एम को मार दिया तो के बराबर आ गया आर बाई रूट 2। यहां पे रख दीजिए एक्स का मान, देखते हैं। तो देखिए आर स्क्वायर बाई 2 बराबर आर इंटू एक्स, आर बाई 2 बराबर एक्स आ गया। यानी कि अगर एक्स त्रिज्या का आधा हो, एक्स त्रिज्या का आधा हो तो डिस्क है, डिस्क, तो ये डिस्क पर फ्रिक्शन 0 आएगा। फ्रिक्शन क्या आएगा यहां पर? फ्रिक्शन 0 आएगा। इस तरीके के आप देख सकते हैं काफी सवाल हो सकते हैं, कैसे क्या सारे केसेस संभव है। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग देखेंगे कि यदि किसी आनत तल पर हम समान त्रिज्या के तथा समान द्रव्यमान के
कुछ पिंड को एक साथ छोड़ें तो कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से पहुंचता है, ऐसा क्यों होता है, इसकी डिटेलिंग देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही है। मेहनत से पढ़िए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लेटेस्ट वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद।